हाय एवरीवन। कार एक ऐसी एसेट है जिसे लगभग हर बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। उस कार को एक पर्टिकुलर पीरियड तक यूज करने के बाद उसे सेल भी किया जाता है। तो ऐसे केस के अंदर आपको जो जीएसटी के प्रोविजंस जो एक यूज्ड कार के ऊपर अप्लाई करते हैं उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके ऊपर जीएसटी सिर्फ जो आपका मेन बिजनेस है, जैसे अगर आपका कोई गुड्स का बिजनेस है या कोई सर्विसेज का बिजनेस है, तो सिर्फ जीएसटी सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं लगता। अगर आप कोई इस तरह की बिजनेस एसेट्स भी सेल करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी के इंप्लीकेशंस का ध्यान रखना होता है। कार के केस में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब भी आप कोई कार परचेज करते हैं और आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो अपना नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं किसी गुड्स और सर्विसेज का, तो ऐसे के अंदर आपको उस कार के ऊपर जो आप आईटीसी पे करके आए हैं, जो आप टैक्स पे करके आए हैं, उसका इनपुट आपको अलाउ नहीं होता। वो एक तरह से ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17(5) के अकॉर्डेंस के अंदर। और इसके बाद जब आप किसी चीज की सप्लाई करते हैं, गुड्स या सर्विसेज की, तो ऐसे केस के अंदर जो जीएसटी लगता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगता है। और वैल्यू ऑफ द सप्लाई जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। तो अब आप ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने कोई कार 5 लाख रुपए की सप्लाई की, तो 5 लाख रुपए की उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो क्या अब यही ट्रांजैक्शन वैल्यू जीएसटी के अंदर वैल्यू बन जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी लेवी कर लिया जाएगा? यहाँ पे इशू इसलिए आता है कि एक तो आपको सबसे पहले इनपुट अलाउ नहीं किया जा रहा कि मान लीजिए मैं कार 10 लाख रुपए की लेके आया, उसके ऊपर मैंने कुछ टैक्स पे किया, मेरे को उस टैक्स का इनपुट अलाउ नहीं किया जा रहा और मैं अब उस कार को 5 लाख रुपए में सेल कर रहा हूं, तो उस पूरे 5 लाख रुपए मेरे से और जीएसटी ले लिया जा रहा है। तो क्या एक तरह से ये डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा? तो इसके लिए हमें समझना होगा कि हर केस के अंदर जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बन जाती। जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसके ऊपर ही सीधा जीएसटी नहीं लगता। कुछ केसेस के अंदर ट्रांजेक्शन वैल्यू और वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग हो सकती है। जैसे कि हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो सेल ऑफ यूज्ड कार का केस है, उसके अंदर जो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बन जाती। इसके अंदर जो मार्जिन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो इस तरह से यूज्ड कार की सेल के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या वैल्यू होगी, क्या रेट लगेगी उसके ऊपर, उसे अच्छे से समझने के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है और आज हम उस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझते हैं ताकि उसके बाद आपको यह कंफ्यूजन ना रहे कि अगर आप कोई सेकंड हैंड कार सेल कर रहे हैं, यूज्ड कार सेल कर रहे हैं अपने बिजनेस की, तो उसके ऊपर जीएसटी आपको कितना पे करना है। और अगर आपको इन प्रोविजंस का ध्यान नहीं है तो हो सकता है कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी पे कर दें, आप एक्स्ट्रा जीएसटी पे कराएं, आप उतना पे करने के लिए लायबल ही नहीं है। तो अब हम हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो इस चीज के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है वो है नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 जो 2018 की जनवरी के अंदर ही आ गया था। और हम आज इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में एक्चुअली गवर्नमेंट ने किया क्या कि जो उनके पास गवर्नमेंट के पास सेक्शन 11 के अंदर क्या पावर है गवर्नमेंट के पास एग्जेम्पशन देने की पावर है। अब एग्जेम्पशन गवर्नमेंट या तो पार्शियल दे सकती है या कंप्लीट दे सकती है। मतलब पार्शियल एग्जेम्पशन मतलब किसी चीज पे 18% रेट लग रहा है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम 9% का एग्जेम्पशन देते हैं, आपको 9% रेट लगेगी। या फिर कंप्लीट एग्जेम्पशन की पूरी रेट ही हटा दी, 18% को सीधा का सीधा नील कर दिया। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने जो पार्शियल एग्जेम्पशन की पावर है उसे यूज किया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सेक्शन 11 की पावर को यूज करते हुए जितना हमने रेट इस टेबल के अंदर लिख दिया उससे ज्यादा अगर कोई रेट लग रहा है उन पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर तो उतनी अमाउंट को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि जो रेट यहां पे लिख दी इन्होंने, इससे ज्यादा अगर रेट लग रही थी तो वो एग्जेम्प्ट है। तो एक तरह से जो रेट यहां पे लिख दी वो अप्लाई करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि ये जो रेट्स आपको लगानी है वो किसके ऊपर लगानी है, जो वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मार्जिन। तो आपकी जो मार्जिन वैल्यू है उसके ऊपर ये रेट लगानी है। तो एक तरह से आपकी जो मार्जिन वैल्यू आएगी उसके ऊपर आप ये रेट लगा देंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कितना जीएसटी पे करना है। तो इस मार्जिन वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम बाद में समझते हैं। पहले देखते हैं कि इसके ऊपर रेट कितनी लगेगी, यूज्ड कार की सेल के ऊपर जीएसटी रेट कितनी है। तो इसके लिए इन्होंने टोटल 4 सीरियल नंबर बनाए, 4 केसेस के अंदर इन्होंने क्लासिफाई किया। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, एलपीजी है या सीएनजी है, ये पहली कैटेगरी है। दूसरा आपको देखना है कि आपकी गाड़ी डीजल की गाड़ी है, या तीसरा आपको देखना है कि आपकी गाड़ी एसयूवी है क्या। अगर आपकी गाड़ी एसयूवी है तो सीधा इस थर्ड कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। अब आपकी गाड़ी अगर एसयूवी नहीं है तो आपको देखना है कि क्या वो पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी से चलने वाली है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी। और अगर वो डीजल से चलने वाली है और एसयूवी भी नहीं है तो आपको इस कैटेगरी को देखना है। इन कैटेगरीज में फॉल करने के लिए आपको पेट्रोल की है, डीजल की है, एसयूवी है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उस गाड़ी की कैपेसिटी क्या है और उस गाड़ी की लेंथ क्या है।
अगर गाड़ी की कैपेसिटी 1200 सीसी से ज़्यादा है और उसकी लेंथ 4000 मीटर से ज़्यादा है और वो गाड़ी अगर पेट्रोल की है, एलपीजी की है या सीएनजी की है तो उसके ऊपर 9% की रेट लग जाएगी। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। अब कोई गाड़ी मान लीजिए पेट्रोल की है, सीएनजी की है, एलपीजी की है, उसकी कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है, उसकी लेंथ भी 4000 mm से कम है, तो वो सीधी की सीधी आपकी कैटेगरी 4 के अंदर फॉल कर जाएगी और उसके ऊपर 6% की रेट लग जाएगी। मतलब 6 + 6% 12%। तो पेट्रोल की गाड़ी में आपको क्या देखना है, 1200 सीसी और 4000 mm। इसके बाद अगर कोई गाड़ी डीजल की है और उसकी कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा है, उसकी लेंथ 4000 mm से ज्यादा है, अगर सीसी 1500 सीसी से ज्यादा है और mm 4000 mm से ज्यादा है तो 9% रेट लग जाएगी। और मान लीजिए अगर कोई डीजल की गाड़ी है जो 1500 सीसी से कम है, 4000 mm से भी कम है, तो ऐसे केस के अंदर आप फिर से सीधा 4 नंबर एंट्री में चले जाएंगे और 6 + 6 12% लग जाएगी। तीसरा, कोई एसयूवी है और वो 1500 सीसी से ज्यादा है, तो ऐसे केस में 9% की रेट लगेगी। 9 + 9% 18%। अगर गाड़ी 1500 सीसी से नीचे है, कोई एसयूवी गाड़ी है जो 1500 सीसी से नीचे है, तो ऐसे केस के अंदर फिर से 4 कैटेगरी के अंदर चली जाएगी और 6 + 6 12% रेट लगेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि यूज्ड व्हीकल के केस के अंदर जो रेट्स इनिशियली लाई गई थी, 28% रेट लाई गई थी, उनको गवर्नमेंट ने कम करके 18% और 12% कर दिया है। तो जो इनिशियल रेट थी यूज्ड कार के ऊपर और जो नई कार्स के ऊपर रेट्स है, उसके कंपैरिजन में यूज्ड कार के ऊपर अब रिलीफ है। तो आपको ये जो रिलीफ वाली रेट्स है वो ही यूज करनी है, आपको वो 28% वाली रेट के ऊपर नहीं जाना और इसके ऊपर आपके ऊपर कोई सेस भी नहीं लगेगा। इन एंट्रीज को समझने के लिए हमें इनके एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान में रखना होगा और ये एक्सप्लेनेशन पहले और दूसरे का बोलते हैं कि आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह से डिटरमाइन होगा, वो आपके मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू डिटरमाइन होगा। मोटर व्हीकल एक्ट में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से डिटरमाइन होगा कि वो पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की है और उसकी सीसी क्या है, कितनी लेंथ है उसकी, वो चीज डिटरमाइन करने के लिए आप मोटर व्हीकल एक्ट का यूज करेंगे। प्लस हमने अभी एक एसयूवी का भी देखा और एसयूवी के एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि एसयूवी हम तभी मानेंगे जिसकी हम लेंथ 4000 mm से ज्यादा है और जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से अबव है। मतलब लेंथ 4000 mm से ज्यादा और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से अबव, उसे ये एसयूवी मानेंगे। तो एसयूवी के लिए 4000 mm वाली कंडीशन यहां पे है। अगर वो 4000 mm से ऊपर जाती है तभी वो आपकी एसयूवी बन पाती है। अगर 4000 mm से नीचे ही रह जाती है उसकी लेंथ तो वो एसयूवी के अंदर फॉल ही नहीं करती। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डिटरमाइन करना है कि आपको 9%, 9%, 9% में जा रहे हो या फिर आप 6% के अंदर जा रहे हो। तो जब आपको रेट के रिगार्डिंग क्लैरिटी आ गई है तो अगला सवाल आता है कि उस सप्लाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो उस सप्लाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इस नोटिफिकेशन का यूज करते हैं, लेकिन आपको इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि आप इस नोटिफिकेशन को तभी यूज कर पाएंगे, मतलब ये रेट और ये वैल्यू वाला ये जो नोटिफिकेशन है पूरा, उसका बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे जब आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है। या तो आपने जीएसटी एक्ट के अंदर आईटीसी क्लेम नहीं किया या आपने वो गाड़ी जीएसटी एक्ट से पहले की तो उस वक्त आपने सैनवेट क्लेम नहीं किया था, मतलब आपने वैट के अंदर भी इनपुट क्लेम नहीं किया था। अगर आप ये इनपुट क्लेम नहीं किया है, आपने दोनों ही एक्ट के अंदर अगर गाड़ी पहले की थी या गाड़ी बाद की थी, तब सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब ये जो रेट्स है उसका बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे, यहाँ पे जो आपका वैल्यू निकल रही है उसका बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि यूज्ड कार के केस के अंदर वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ये 2 केसेस डिफाइन करता है। अब इसके अंदर क्या क्या बोलता है, पहला केस बताता है कि जहां पे डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और दूसरा ये केस बताता है कि जहां पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। तो इसे हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने 2021 के अंदर कोई गाड़ी परचेज की जो आपने 100 रुपए की परचेज की और आज जाके 2024 चल रहा है और आज तक डेप्रिसिएशन लग गया इस कार के ऊपर, मान लीजिए 50 रुपए का, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपके ऊपर 50 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आज की डेट में इसकी WDV हो गई 50 रुपए। अब आपने मान लीजिए इस कार को सेल किया, इस कार को मान लीजिए आपने 60 रुपए में सेल किया, तो ये वाला केस कौन सा बन रहा है जिसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। तो जब आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करना है और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हो गया 10 रुपए का, 60 - 50 10 रुपए का डिफरेंस हो गया। तो ये मार्जिनल वैल्यू बन गई और यही जीएसटी के पर्पज के लिए सप्लाई की वैल्यू बन जाएगी। तो इस 10 रुपए के ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा। तो अब मान लीजिए आप मेरे को बोले कि मैंने एक गाड़ी 60 रुपए की नहीं, मान लीजिए 40 रुपए की सेल की, तो आपको फिर से इस 40 को 50 के साथ कंपेयर करना है। और अब मान लीजिए आपने जो WDV थी 50 रुपए की, जो WDV थी उससे आपने लॉस में सेल की, 10 रुपए से नीचे सेल की, उससे आप एक तरह से लॉस में है। तो ऐसे केस में अगर आपने WDV से भी नीचे गाड़ी सेल की तो आपके ऊपर कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, आपको नील जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी। अब दूसरा केस मान लीजिए आपने की गाड़ी 100 रुपए की खरीदी 2021 के अंदर, लेकिन आप कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हो उस गाड़ी के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग।
अब मान लीजिए आपने वो गाड़ी 110 रुपए की सेल की, तो ऐसा नहीं है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है। आपको डायरेक्टली जिस प्राइस पे आपने परचेज की थी उसके साथ कंपैरिजन करना है और उसके बीच में आपका जो गेन लॉस हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये आपकी मार्जिन वैल्यू बन जाएगी और उसके ऊपर आप 10 रुपए के ऊपर जीएसटी पे कर देंगे। और सिमिलरली अगर आपने 90 रुपए में सेल की होती तो सेम इससे आप आपकी जो ओरिजिनल परचेज प्राइस थी उससे कंपेयर करते और 10 रुपए का एक तरह से आप लॉस आ रहा है तो मार्जिन वैल्यू नहीं बनती और इसके ऊपर आप कोई भी टैक्स पे नहीं करते, आप जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं होते। तो जब आपको एक कैलकुलेशन समझ आ गई है तो हम इन एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो ये बोलता है पहला पॉइंट कि जिन केसेस के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर जो उसकी मार्जिन वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, वो होगा जो आपका डिफरेंस होगा जो आपकी वैल्यू रिसीव्ड एज कंसीडरेशन, मतलब आपने जितने में सेल की, और दूसरा जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, मतलब एक तरह से जो आपकी WDV है उसे आप कंपेयर करेंगे जितना आपको पैसा मिला उस गाड़ी को सेल करने पे। मतलब आपको 50 रुपए की गाड़ी आपने 60 में सेल की, जो कंसीडरेशन मिला वो 60 रुपए मिला और उसकी WDV थी 50 रुपए, तो उसका जो डिफरेंस है वो उसकी मार्जिन वैल्यू बन जाएगी। और अगर वो नेगेटिव होता है तो इट शैल बी इग्नोर्ड, मतलब उसके ऊपर अब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली ये बोल रहा है इन अदर केस, मतलब जिन केसेस के अंदर डेप्रिसिएशन एक जैसे चार्ज नहीं किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग में, तो ऐसे केस के अंदर जो आपकी मार्जिन वैल्यू बनेगी वो किस तरह से बनेगी, जो आपका डिफरेंस होगा जो आपकी सेलिंग प्राइस है, जितने प्राइस के अंदर आपने गाड़ी को सेल की, एंड द परचेज प्राइस, मतलब 100 रुपए में परचेज की और लास्ट हो जाए जितने में भी सेल की वो आपकी सीधा परचेज प्राइस से कंपेरिजन करके वो आपका मार्जिन वैल्यू बन जाएगी। और अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि आपको जो यूज्ड कार की सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी किस तरह से लगाना है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके ऊपर रेट कौन सी लगेगी, उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को यूज करना है। इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ जो नॉर्मल बिजनेसेस है उनके ऊपर नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है वो बाय एंड सेल कर रहा है यूज्ड व्हीकल का, उसका काम ही यही है कि सेकेंड हैंड व्हीकल्स को बाय सेल करने का, तो वो भी इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकता है। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन के थ्रू और इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये समझ आया होगा कि अगर आप कोई यूज्ड कार सेल कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर कोई कार जो यूज हो रही है उसे सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी की रेट क्या लगेगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू के ऊपर वो रेट लगेगी, और अल्टीमेटली हमें पता कैसे लगेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना है। आप कभी भी जितने की आप वो कार सेल कर रहे हैं जो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मान लीजिए 5 लाख की वो कार सेल कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर कभी भी जीएसटी पे मत कीजिए। इस केस के अंदर स्पेशल वैल्यू निकालने के प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप जब भी कार सेल करेंगे उस वक्त आप उसे यूज कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।